गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स को। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पाई डायग्राम से संबंधित 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चरों में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इन एक्स सिटी, प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए पाई डायग्राम। यानी जो भी इस संबंधित टेबल में जानकारी दी गई है और वो जानकारी किस में है, बिल्कुल सही, परसेंट में दी हुई है। एक एक्स शहर में, जो एक शहर दिया हुआ है, उसमें एक हाउस को निर्माण करने के लिए जो लागत लगती है, और वो लागत किस में दी गई है, परसेंट में दी गई है। उस परसेंट वैल्यू के आधार पर हमें एक पाई डायग्राम बनाना है। आप देख सकते हैं जो कॉलम फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है जो भी आइटम्स हैं, किन किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है। तो जो पहला है लेबर है, दूसरा ब्रिक्स, तीसरा सीमेंट, और चौथा दिया हुआ है स्टील, और पांचवा आप देख सकते हैं टिम्बर, और जो छठा मत दिया हुआ है वो है आइटम्स है, वो है सुपरविजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेबर है वो टोटल जो खर्च हो रहा है उस संबंधित मकान को बनाने के लिए वो 20% के बराबर है टोटल खर्च का, और जो ब्रिक्स है वो 25% के बराबर है। अगर सीमेंट की बात करें तो टोटल खर्च का 20% इस पर खर्च हो रहा है सीमेंट पर, और अगर स्टील की बात करें तो इसमें 10% खर्च हो रहा है टोटल जितने का भी उस संबंधित मकान में लग रहा है। मान लीजिए 1 लाख रुपये लग रहा है मकान में बनाने के लिए। ये यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि 1 लाख में अच्छा खासा मकान बन जाए। तो यहाँ 10% का मतलब है कि उसका कितने के बराबर, 10,000 रुपये के बराबर क्या स्टील को खरीदने पर खर्च होगा। और टिम्बर, अगर लकड़ी की बात करें तो वो 15% है, यानी ये अगर 1 लाख है तो 15,000 के बराबर होगा। और सुपरविजन यानी उसकी देखभाल के लिए, देख रेख के लिए, कि जो घर बनाया तो उसको देखने वाले को भी लगाना पड़ेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस पर भी 10% के बराबर टोटल खर्च का लग रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू दी हुई है परसेंट में दी हुई है, एक घर को बनाने में जो एक्स सिटी में बनाया जा रहा है उसमें इस तरह का खर्च आ रहा है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है हमें पता है कि इस इन्फॉर्मेशन से हमें पाई डायग्राम बनाना है। और पाई डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल सही, रिलेटिव वैल्यू लेते हैं, यानी परसेंट में वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दी हुई है, हमें अब परसेंट में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस परसेंट वैल्यू के बराबर जो भी संबंधित परसेंट वैल्यू है ये अलग अलग जो आइटम्स की, तो उनके अलग अलग कितने का कोण बनेगा उसका पाई डायग्राम में, उसको पता करना है। यानी परसेंट वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जो भी एंगल होगा उसके बराबर, यानी डिग्री में हमें बदलना है। तो चलते हैं इसको हम लोग डिग्री में बदलते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले जो भी कॉलम बना हुआ है टेबल का उसमें आइटम्स दिया हुआ है, जो भी खर्च की मदें हैं वो दी हुई हैं, और ये परसेंटेज में खर्च दिया हुआ है कि जो भी खर्च की मदें हैं जिन पे खर्च हो रहा है उसका, उसमें टोटल का कितने % खर्च हो रहा है। और इसको फिर एंगल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, जो भी परसेंट वैल्यू है, यानी यहाँ डिग्री में बदल दिया है परसेंट वैल्यू को। तो यहाँ देखते हैं लेबर कितने के बराबर है, 20% टोटल खर्च का। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 20/100 करके कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें जो एंगल है संबंधित पाई डायग्राम में इस लेबर वाली मद का, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 72 के बराबर आ जाएगा। हमें ये पहले से ही पता है कि जब भी हम लोग मदों को प्रदर्शित करते हैं पाई डायग्राम में तो वो क्लॉक वाइज करते हैं, यानी जो घड़ी की सुई की दिशा होती है उस दिशा में करते हैं। पहले आपका जो वृक्ष लेबर है वो है बनेगा, और उसके बाद जो वृक्ष दिया हुआ है वो बनेगा, तीसरा सीमेंट बनेगा, इस तरह से बनाया जाएगा। तो वो बनाया जाएगा जो भी उसकी एंगल, मतलब जो भी उसकी डिग्री की वैल्यू होगी उसके आधार पर। तो अब हम लोग दूसरा वाला वृक्ष दिया हुआ है उसकी वैल्यू जो परसेंट में दी हुई है 25, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंगल में, यानी डिग्री में। तो 25/100 इंटू 360 डिग्री, यानी 360 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसी में। तो हमें जो भी डिग्री है इस संबंधित मद की वो कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर प्राप्त हो गई। और अगला है सीमेंट, तो इसकी भी जो परसेंट वैल्यू है 20 है, तो 20/100 इंटू 360, तो 300 जो 60 डिग्री है उससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये जो इसका कोण आ गया वो कितने डिग्री के बराबर आया, 72 डिग्री के बराबर आया। अब बात करते हैं स्टील की, तो इसकी 10% वैल्यू है,
टोटल खर्च में। तो ऐसी स्थिति में 10/100 और इंटू कर देंगे 300, देखो सही 60 डिग्री से, तो जो इसका कोण बनेगा वो कितने का बनेगा पाई डायग्राम में 36 डिग्री का बनेगा। अगला है टिम्बर, लकड़ी, इसको बोलते हैं इमारती लकड़ी, और इसका परसेंट है टोटल खर्च में 15 के बराबर, तो 15/100 इंटू 360 डिग्री के बराबर जो आ जाएगा वो संबंधित जो भी टिम्बर है खर्च कीमत है उसका पाई डायग्राम में कोण बनेगा 54 डिग्री के बराबर का। तो अगला है सुपरविजन, और ये भी कितने परसेंट है, जो स्टील के ही बराबर इसका हिस्सा है खर्च में 10%, तो यहाँ 10/100 और इंटू में कर देंगे 360 डिग्री, तो जो इसका कोण बनेगा सुपरविजन वाला वो बनेगा 36 डिग्री का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी परसेंट है उसके संबंधित डिग्री में कन्वर्ट कर लिया कि कितने डिग्री का जो है कोण बनेगा उस संबंधित मद का किसमें पाई डायग्राम में। तो अब उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से या वो माध्यम से हम लोग अब क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही पाई डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने इंडेक्स लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो रेड कलर है वो किसको शो कर रहा है, वो लीवर को शो कर रहा है। जो ब्रिक्स है उसको कौन सा कलर शो कर रहा है, ग्रीन है। और सीमेंट को शो कर रहा है कौन, ये आपको दर्शा रहा है सीमेंट को नीला कलर और ब्लू कलर। और अगला है जो पीला येलो कलर किसको दर्शा रहा है, स्टील को। और अगर बात करें जो भी आपका कत्थई कलर है तो इसको दर्शा रहा है कौन, ये टिम्बर को दर्शा रहा है। और सुपरविजन को दर्शा रहा है अब बैगनी कलर। तो अलग अलग कलर के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी, यानी इंडेक्स हमने दे दिया। अब यहाँ हम इसी को देख के समझ जाएंगे कि ये संबंधित किस मद का को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये पाई डायग्राम बना हुआ है, तो हमें पता है कि जो 20% किसका हिस्सा है टोटल खर्च में, लीवर का है। तो यहाँ हम लोगों ने कितने का, जब भी पाई डायग्राम बनाया होगा कितने का यहाँ कोण बनाया होगा, देख सकते हैं जो यहाँ पर बनाया होगा 72 डिग्री का, यानी हमने यहाँ 72 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद दूसरा वाला जो भी मद है उसको बनाएंगे, और क्योंकि हमें पता है कि हमें घड़ी की जो सुई की दिशा है उसमें चलना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर इसका आया था 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ का कितने का बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और फिर अगला वाला जो मद है उसका कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा कितने के बराबर, बिल्कुल सही, ये भी 72 के बराबर, जो 72 डिग्री है उसके बराबर बनेगा। और आगे जो स्टील का है तो 10% है, तो यहाँ का भी यहाँ से लेके यहाँ एक कोण बनाएंगे, और ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 36 डिग्री का। और अगला देख लेते हैं, ये बनेगा यहाँ पर 54 डिग्री का, और अगला बनेगा 36 डिग्री का। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सही, जो भी डिग्री में वैल्यू आई थी परसेंट वाली वैल्यू, उसके आधार पर यहाँ डिग्री उतने ही डिग्री का कोण बना दिया है। और उस संबंधित कोण में अलग अलग कलर कर दिए हैं, ये कलर आप देख सकते हैं, और वो दर्शा रहे हैं अलग अलग जो भी खर्च की मद हैं उनको। और उनमें जितना भी उन खर्च का मदों का टोटल खर्च में हिस्सा है वो कितने के जो भी जितने के बराबर है उसको लिख देंगे यहाँ पर। और आप लोग जानते हैं कि इसका जो टोटल वैल्यू परसेंट में होगा वो कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। यानी आप इन सभी चीज़ों को जब जोड़ें तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सही पाई डायग्राम को बनाया है। इसको बनाना आसान है। अब हम लोग समझते हैं लिमिटेशन ऑफ ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी जो चित्रमय प्रदर्शन है उसकी क्या परिसीमा है, क्या सीमा यानी कमियां हैं। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये एक अच्छा तरीका है जो भी डेटा होता है उसको प्रदर्शित करने का, क्योंकि ये आकर्षक भी होता है और प्रभावशाली भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां हैं, और ये बाकी जो भी तरीके हैं जैसे सारणी हुआ, टेबल हुआ, तो उसके पूरक के रूप में काम कर सकता है, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकता कि वो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो रिप्लेस ही कर दे किसको, बिल्कुल सही, टेबल को या जो भी आपका और वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन ना होकर क्या है, बिल्कुल सही, एक पूरक के रूप में काम करता है, या उनके जो अन्य तरीके हैं डेटा को प्रेजेंट करने के उनके साथ साथ ये भी अपना जो भी इसका रोल है वो प्ले करता है। तो इसकी हम लोग जो लिमिटेशन है उसको समझ लेते हैं। तो पहली जो लिमिटेशन दी हुई है
वो है इट डू नॉट प्रेजेंट द स्मॉल डिफरेंस प्रॉपरली। तो जो सूक्ष्म अंतर होता है डेटा के मध्य, समंकों के मध्य, उसको डायग्राम के माध्यम से सही से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, और वो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, यानी उनकी मजदूरी है, एक की 300 रुपये के बराबर है और एक की है 301 रुपये के बराबर है मान लीजिए। तो इसकी मदद से हम लोग एक मान लीजिए यहाँ क्या बना रहे हैं, सिंपल बार डायग्राम बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मजदूर ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि इसको जब हम लोग यहाँ स्केल लेंगे तो हमें, क्योंकि अब एक एक करके तो स्केल ले नहीं सकते, तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कुछ जैसे 20 रुपये 25 रुपये इस तरह से रखने होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अंतर दिखाने के लिए जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो उतना सही नहीं साबित होता है जिस प्रकार से और अन्य जो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो होते हैं। अगली जो लिमिटेशन है वो है कौन सी है, बिल्कुल सही, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भी जानकारी है वो उतनी प्राप्त नहीं होती जितनी वर्गीकरण और सारणीयन के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये पूरक है किसका, बिल्कुल सही, वर्गीकरण और सारणीकरण का। अगला है नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट। तो जो इसकी अगली कमी है वो यह है कि ये सामान्य व्यक्तियों के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट के लिए ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो उतना लाभदायक नहीं है जितना किसके लिए है, बिल्कुल सही, एक आम आदमी के लिए है। और अगला और जो कमी है इसकी वो है मिसयूज्ड इजीली। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को आसानी से क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञापनों में थोड़े गड़बड़ी करके डायग्राम बना के भी उसमें क्या कर सकते हैं, उसका मिसयूज किया जा सकता है। यानी डायग्राम से कुछ जो भी उद्देश्य छुपे हुए हैं संबंधित व्यक्तियों के, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में यूज कर सकते हैं, जबकि हो सकता है कि वो गलत डायग्राम ही बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और अगला है इन स्टैटिकल एनालिसिस डायग्राम आर ऑफ नो यूज। यानी जो सांख्यिकीय विश्लेषण है आगे उसमें जो डायग्राम हैं वो ज़्यादा उपयोग नहीं रखते, यानी उनका आगे उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार से हमने कुछ जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कमियां हैं उसको जाना है कि इसमें स्मॉल अंतर नहीं पता कर पाते हैं, इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पता कर पाते हैं, और साथ ही साथ इसको जो एक्सपर्ट है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, आम व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन में या और अन्य जगहों पर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है अपने तरीके से थोड़े चेंज करके डायग्राम को। और इसको जो स्टैटिकल एनालिसिस है आगे इसका स्टैटिकल एनालिसिस नहीं होता जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। धन्यवाद।